मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से EAV क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे पदार्थ की अवस्थाएं उसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, आपको पता हो गया होगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन संगणित और फर्मियोनिक संगणित अवस्था के बारे में। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो देखते हैं उसी में। ठोस अवस्था होता क्या है? ठोस अवस्था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ठोस क्या होता है। मतलब सॉलिड। ठोस का मतलब सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल तथा अंतरा आणविक दूरी नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है, तो वो पदार्थ आपका ठोस कहलाता है। देखते हैं फिर से कि ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल तथा अंतरा आणविक दूरी न के बराबर होती है, तो ऐसा पदार्थ आपका ठोस कहलाता है। देखते हैं। ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल तथा अंतरा आणविक दूरी न के बराबर होती है, ठोस कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल तथा अंतरा आणविक दूरी न के बराबर होती है, तो वो पदार्थ आपका ठोस कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई भी A या B कण हैं, तो ये जो दोनों के दोनों कण होते हैं आपस में इतने अच्छी तरह से जुड़े होते हैं कि इनको अलग करना आसान नहीं होता है। तो यही होता है ठोस पदार्थ। ठोसों के जो कण होते हैं इतने पास पास होते हैं और इसके बीच में जो अंतरा आणविक दूरी है वो लगभग न के बराबर में होती है, तो ऐसा पदार्थ ही आपका क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। अब इसके गुण के बारे में डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठोसों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ठोस का पहला गुण क्या होता है? ठोस का पहला गुण तो होता है ठोसों का आकृति, आकार और आयतन सब का सब निश्चित होता है। तो पहली बात कर लें कि ठोसों का आकार,
और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब दूसरी बात कि ठोस का जो गलनांक होता है, ठोस का गलनांक उच्च होता है। ठोस का गलनांक उच्च होता है। कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था कि ठोसों का गलनांक उच्च होता है। क्यों? तो ठोस का गलनांक उच्च होने का सीधा सीधा कारण आपका यही होता है कि उनके जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के मध्य में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो गलनांक होता है, उनका जो गलनांक होगा वो उच्च होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ठोसों का गलनांक उच्च होता है। ठोसों का गलनांक उच्च होता है। अब तीसरी बात कर लें। दूसरा क्या हुआ? ठोसों का गलनांक उच्च होता है। अब तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं कि ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं। ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या होता है कि ठोसों को हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हम मतलब आसानी से तो दबा नहीं सकते, दबाया नहीं जा सकता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना और असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके। तो ठोसों को बहुत ही आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, यानी कि ठोस असंपीड्य होते हैं। चौथा पॉइंट देखो, ठोसों में विसरण दर ठोसों में विसरण दर नहीं पाई जाती। अच्छा, विसरण दर का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैल जाना, तो फैलने का गुण। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे पास ये ठोस मार्कर है, मार्कर को अगर हम अपनी हाल में एक जगह पर फेंक दें तो क्या पूरी हाल में मार्कर ही मार्कर नजर आएगा? ऐसा होता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होता है। मतलब कि ठोस जो होगा वो फैलते नहीं है, ठोसों में फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। सामान्य अवस्था में तो ठोसों को नहीं फैला सकते। हाँ, हीट करने पर, अति उच्च ताप देने पर तो ठोसों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्य ताप पर ठोसों में विसरण दर नहीं पाई जाती है। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठोसों ऐसा देख लो, ठोस के कण स्थानांतरीय गति नहीं करते। स्थानांतरीय गति नहीं करते। ठोस के कण स्थानांतरीय गति नहीं करते। अब स्थानांतरीय गति का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मेरे पास सीट है, उस सीट पे अगर हम एक जगह पर हिट करें तो दूसरी जगह पर भी हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ होगा कि हमने ठोका तो एक जगह पर है, लेकिन आवाज़ हमें दूसरी कोने पर भी सुनाई पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ का परमाणु उठ करके तो दूसरी से उधर गया नहीं होगा, तो हुआ क्या होगा कि जो वहाँ का परमाणु होता है जहाँ पे हमने हीट किया था, उसने अपने परमाणु दूसरे परमाणु को अपना एक कंपन ट्रांसफ़र कर देता है, और ऐसे ही कंपन ट्रांसफ़र कर करके वो उस कोने तक पहुँच जाता है। तो मतलब स्थानांतरीय गति तो नहीं करते हैं, लेकिन कौन सी गति हो जाती है? वहाँ पर गति होती है कंपन गति या घूर्णन गति। तो बात कर लेते हैं आगे। ठोसों के कण कंपन या घूर्णन गति करते हैं। ठोसों के जो कण होते हैं ये कौन सी गति करते हैं?
कंपन गति करेंगे या तो घूर्णन गति करेंगे। मतलब कंपन का मतलब एक जो वाइब्रेट होता है अपना वाइब्रेट दूसरे को ट्रांसफर करेंगे या अपने ही अक्ष पर घूम के दूसरे वाले को घुमाते रहेंगे, ऐसा ही काम करते हैं। ये होते हैं आपके ठोसों के गुण। तो पहला गुण आपका बताया था ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा गुण आपको बताया था कि ठोसों का गलनांक उच्च होता है। तो ठोसों का गलनांक उच्च होने का कारण क्या होता है कि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। तीसरा है कि ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है, तो ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोसों में विसरण दर नहीं पाई जाती है। विसरण दर का मतलब क्या होता है कि जो ठोस होते हैं, ठोसों को हम आसानी से फैला नहीं सकते हैं। ये विसरण दर की जो बात करें, विसरण दर जैसे हम लोग पानी में कभी कभी रंग घोल देते हैं तो पानी में पूरा रंग एक जैसा दिखाई पड़ने लगता है, यही होता है विसरण। तो विसरण का मतलब विसरण का जो गुण होता है वो ठोसों में नहीं पाया जाता। अच्छा, ठोस के जो कण होते हैं वो स्थानांतरी गति नहीं करते हैं। अब स्थानांतरी गति नहीं करते हैं तो कौन सी गति करते हैं? तो ठोस के जो कण होते हैं वो कंपन गति करेंगे या तो घूर्णन गति करेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी, नोट करें। बात कर लेते हैं ठोसों के प्रकार। ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार या ठोसों का वर्गीकरण। प्रकार ना लिख के वर्गीकरण लिख दो। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के दो आधार पर ठोस मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण अगर बात करें तो ज्यामिति के आधार पर ठोस मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होगा मेरा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं कि ऐसा ठोस जिसके कणों के मध्य में दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है और ज्यामिति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, तो वो आपका ठोस कौन सा कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। अब अच्छा, दीर्घपरासीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? दीर्घपरासीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक ही व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। जैसे मेरे पास ए आ रहा तो ए ही लंबे समय तक आता रहे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के बाद बी, बी के बाद ए कब आ रहा कोई पता नहीं चलता। तो ये लंबे समय तक व्यवस्था चल जाए, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घपरासीय व्यवस्था। और ए के बाद बी कब आ जाए और बी के बाद ए कब आ जाए, ये कोई हमें जब पता नहीं होता तो इसको हम लोग बोलते हैं लघुपरासीय व्यवस्था। तो जो मेरा क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस कौन सी व्यवस्था प्रदर्शित करता है? दीर्घपरासीय व्यवस्था। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, तो वो पदार्थ ही आपका क्या कहलाता है?
वो ठोस आपका कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। बात कर लें ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे NaCl, CHCl, NaBr, AgBr, ETC आदि। तो ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में कौन सी व्यवस्था हो? दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है और उनका जो ज्यामिति और आकार होगा वो दोनों निश्चित होते हैं, तो वो पदार्थ ही आपके क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड तो जस्ट इस क्रिस्टलीय ठोस का जस्ट उल्टा ही आपका कौन सा हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें था कि ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है, इसमें क्या होगा कि ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में लघुपरासीय व्यवस्था होती है, तो और ज्यामिति और आकार इसमें निश्चित होता है और इसमें इसकी जो ज्यामिति और आकार होगी दोनों अनिश्चित होते हैं, तो वो आपका ठोस कौन सा कहलाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। तो देखते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य लघु परासीय व्यवस्था होती है, लघुपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में लघुपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, तो वही आपका ठोस कौन सा कहलाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें, जैसे मेरे पास हो जाएगी पॉलीथीन, दूसरा हो जाएगा कांच, फाइबर, ETC आदि। तो हाँ, ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण अगर देखें तो ज्यामिति के आधार पर ठोस मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, तो वो ठोस आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ऐसा पदार्थ जिसके कणों के मध्य में लघुपरासीय व्यवस्था होती है तथा ज्यामिति और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, तो वो ही ठोस आपका अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है।
इतनी बातें क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत ही डिटेल में कल हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।